सो हेलो फ्रेंड्स, हम प्रोनाउन का डिस्कशन कर रहे थे। प्रोनाउन के हमने 2 लेक्चर कर लिए और प्रोनाउन के दोनों लेक्चर के साथ हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का वोकैब भी आपको दिया हुआ है। उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनके सेंटेंसेस फॉर्म कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें लर्न भी होना चाहिए। और एक तो जो हम अगर इंग्लिश ग्रामर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। अब हम प्रोनाउन में आगे डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक हमने अभी प्रोनाउन पढ़ा हुआ था। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमने पढ़ा हुआ था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, वर्ड्स वही होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं, वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं। तो वर्ड्स क्या हो जाएंगे? जैसे विच, क्या है? विच, हु, हुम, हुज। तो वर्ड्स तो वही हैं। अब इनका यूज किस तरीके से होता है, हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको हम और इसकी बात बताते हैं कि जैसे जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल, सी गेव मी अ लेटर। सी गेव मी अ लेटर। लेटर कोई वैसी बात नहीं है, लेटर कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि जगह दिमाग लगाया जाए। तो आई मेट अ गर्ल, सी गेव मी अ लेटर। तो इसको जब बनाएंगे हम सेंटेंस को, तो ये कैसे बनेगा? आई मेट अ गर्ल, आई मेट अ गर्ल हु गिव मी अ लेटर, हु गिव मी अ लेटर। अब यहां पर देखिए, जो हु वर्ड आया हुआ है, क्या आया हुआ है? हु वर्ड आया हुआ है। ये हु किसके लिए आया हुआ है? गर्ल के लिए आया हुआ है। तो गर्ल हु का क्या है? एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हु जो है कंजक्शन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर रहा है? कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ये विशेष ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन का तो काम करते ही हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि वो फोर्सफुली कंजक्शन का भी काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? कंजक्शन का भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के दूसरे पार्ट के नाउन या प्रोनाउन से क्या बताता है? रिलेशन बताता है। क्या बताता है? ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, ये रिलेशन किससे बता रहा है? गर्ल से रिलेशन बता रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई? नहीं समझे? क्या समझे? तो ये कंजक्शन की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कंजक्शन की तरह काम करता है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मोहन रीड आ मैगजीन, मोहन रीड अ मैगजीन, मोहन read a magazine, it was lent to him, it was lent to him। तो मोहन read a magazine, मोहन read a magazine, मोहन read a magazine which was lent to him, which was lent to him, which was lent to him। ये बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव वर्ड्स ही होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही होते हैं। और उनका यूज जो होता है, उसमें वर्ड में जो पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन है उनसे उसका, जैसे हु किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया हुआ है। यहां पर जो विच आया हुआ है, वो विच किसके लिए आया हुआ है? मैगजीन के लिए आया हुआ है। तो ये कंजक्शन का भी काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ पॉइंट्स। जैसे जो हु और हुम होते हैं, क्या होते हैं? हु और हुम होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं। किसके लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं।
ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं। हु और हुम किसके लिए यूज होते हैं? हु और हुम जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं। जैसे ही इज द टीचर, ही इज द टीचर हु टीचेस, he is the teacher who teaches me। अब ये जो who is the teacher, he is the teacher who किसके लिए आया है? टीचर के लिए। किसके लिए आया हुआ है? टीचर के लिए। तो he is the teacher who teaches me, तो ये किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। और who जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। किस केस में यूज होता है? नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना है। और जो whom होता है ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो whom का यूज देखते हैं। किसका यूज? whom का यूज। शी इज द गर्ल, शी इज द गर्ल whom I love, शी इज द गर्ल whom I love। तो whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ है। किसके लिए? गर्ल के लिए। whom किसकी तरह यूज हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुआ है। और किसके लिए? गर्ल के लिए। क्लियर हो गई ये बात? बोलो। ओके, whose का यूज देखिए, who और whom का यूज, किसका? who और whom का यूज केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। हु और हुम का यूज किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है। जबकि विच, हुज का यूज जो है, किसका? हुज का यूज, हुज का यूज पोसेसिव केस में, किस केस में? पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस में होता है। पोसेसिव केस में ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग सबके लिए होता है, सभी के लिए होता है, सभी के लिए होता है। ये बात क्लियर हो गई? तो हु और हुम का यूज केवल किसके लिए होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। और जबकि हुज का यूज, किसका? हुज का यूज पोसेसिव केस में लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी के लिए होता है। इसके एग्जांपल्स देखिएगा। इसके एग्जांपल्स देखिएगा। ही इज द man whose name is मोहन। क्या हो जाएगा? he is the man whose name is मोहन। क्या हो जाएगा? he is the man whose name is मोहन। तो यहां पर whose किसके लिए यूज हुआ है? he is the man, मैन के लिए हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? मैन के लिए। अगला एग्जांपल लिखते हैं। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक हुज कलर इज रेड, हुज कलर इज रेड। अब यहां पर हुज ये जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये बुक के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए यूज हुआ है। दिस इज द एनिमल, दिस इज द एनिमल हुज हॉर्न्स आर, हुज हॉर्न्स आर, हुज हॉर्न्स आर लॉन्ग, हुज हॉर्न्स और लॉन्ग। क्या हो जाएगा? हुज हॉर्न्स और लॉन्ग। तो अब यहां पर जो हुज यूज हुए हैं, क्या यूज हुए हैं? हुज जो यूज हुए हैं वो एनिमल के लिए यूज हुए हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो हुज का यूज, किसका? हुज का यूज पोसेसिव केस में लिविंग एंड नॉन लिविंग सभी के लिए होता है। लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनिमल, क्या? एनिमल, ह्यूमन सभी के लिए होता है।
एनिमल, ह्यूमन, सभी के लिए होता है। तो ये बात क्लियर हो गई होपफुली, यस और नो? ठीक है, आगे देखते हैं। और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन जैसे विच, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? विच, विच का यूज, जो विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? विच रिलेटिव प्रोनाउन का, विच रिलेटिव प्रोनाउन का विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ह्यूमन बीइंग्स को छोड़कर, ह्यूमन बीइंग्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए होता है। ह्यूमन बीइंग्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए होता है, बाकी सभी के लिए। बाकी सभी का मतलब है यहां पर ऑब्जेक्ट्स के लिए, किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए, किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो ये ध्यान रखना है। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बर्ड, दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई, विच कैन फ्लाई, दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई। अब देखिएगा यहाँ पे जो विच यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? विच यूज हुआ है। ये किसके लिए यूज हुआ है? बर्ड के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? तो बर्ड क्या है? एनिमल है। हमने आपको बताया कि विच का यूज जो है, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के छोड़कर बाकी सभी के लिए हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाकी सभी के लिए कर सकते हैं। दिस इज द बाइक, दिस इज द बाइक which is, this is the bike which is costly, क्या है? this is the bike which is costly। तो यहां पर which ये जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? which जो है बाइक के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? बाइक के लिए यूज हुआ है। नहीं समझे? विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज ह्यूमन बीइंग्स को छोड़कर बाकी सभी के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई, दिस इज द बाइक विच इज कॉस्टली। तो यहां पर विच बाइक के लिए भी यूज होता है और विच बर्ड के लिए भी यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स के लिए हम विच का यूज कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ विच का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है। अब देखिएगा, दैट का प्रयोग कहां करते हैं? इसका दैट का प्रयोग कहां करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं मेनली, दैट का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं ऑल, नन, सम, ऑल, नन, सम, एवरीथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग के बाद करते हैं, बाद करते हैं। तो दैट का प्रयोग हम कहां करते हैं प्रोनाउन में? दैट का प्रयोग हम ऑल, नन, सम, एवरीथिंग, एनीथिंग के बाद करते हैं। दैट का प्रयोग कहां करते हैं? ऑल, नन, सम, एवरीथिंग, एनीथिंग के बाद प्रयोग करते हैं। किसका? दैट का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, ऑल दैट, ऑल दैट glitters, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। आगे देखिएगा, I replied, I replied everything, I replied everything, I replied everything that
was asked. I reply everything that was asked. तो इस तरीके से that का यूज, किसका यूज, इस तरीके से that का यूज हम, इसका that का यूज, that का यूज हम all के बाद, everything के बाद, none के बाद, some के बाद, इस तरीके से करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो all that glitters is not gold, all that glitters is not gold। तो all के बाद किसका प्रयोग किया गया है? that का प्रयोग किया गया है। all के बाद किसका प्रयोग किया गया है? that का प्रयोग किया गया है। replied क्या है? replied everyone, everything के बाद किसका प्रयोग किया गया है? that का प्रयोग किया गया है। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन रेसिप्रोकल। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखिए रेसिप्रोकल का मीनिंग ही आपको पता होगा। मैथ्स में आप पढ़ते होंगे कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल उसका क्या होता है? ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे हमने कहा 2/3, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा अच्छे से। तो हम देखते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होता है। इसमें दो ही वर्ड यूज होते हैं रेसिप्रोकल में। कौन कौन से दो वर्ड होते हैं? ईच अदर, क्या होता है? दो ही वर्ड होते हैं इसमें। एक तो होता है ईच अदर, ईच अदर, और दूसरा होता है, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। क्या होता है? वन अनदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईच अदर एंड वन अनदर। ध्यान से देखिएगा, ईच अदर का यूज हम जब दो लोगों की बात होती है, दो लोगों के लिए करते हैं। ईच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? दो लोगों के बीच के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो लोगों के बीच के कंपैरिजन के लिए करते हैं। दो लोगों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो लोगों के लिए करते हैं। और वन अनदर का यूज दो से अधिक लोगों के बीच के लिए करते हैं। क्या करते हैं? दो से अधिक लोगों, दो से या मोर देन टू, क्या लिख देंगे? मोर देन टू के लोगों के लिए। 3 और मोर देन 3 के लिए। किसके लिए? 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 के लिए करते हैं। क्लियर हो गया? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही वर्ड होते हैं। एक तो होता है ईच अदर आपका, और दूसरा होता है वन अनदर। क्या होता है? एक तो होता है आपका ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। क्या होता है? ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू के लिए करते हैं। और वन अनदर का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और ज्यादा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ईच अदर के लिए एग्जाम्पल जैसे द टू फ्रेंड्स। क्या? द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर। और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए करते हैं। किसका, किसके लिए करते हैं? दो से ज्यादा के लिए करते हैं। द फाइव गर्ल्स, द फाइव गर्ल्स, द फाइव गर्ल्स हेट वन अनदर, हेट वन अनदर। तो 5 के लिए, 5 गर्ल्स के लिए क्या यूज किया गया? वन अनदर। 2 फ्रेंड्स के लिए क्या यूज किया गया? ईच अदर। क्लियर हो गई बात? 5 गर्ल्स के लिए, किसके लिए? 5 गर्ल्स के लिए क्या यूज किया गया? वन अनदर। क्या यूज किया गया? वन अनदर। और 2 फ्रेंड्स के लिए क्या यूज किया गया? ईच अदर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल दो ही वर्ड होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का यूज हम किसके लिए करते हैं? दो लोगों के लिए करते हैं। और वन अनदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं?
2 से ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, जहाँ पर जैसे हमने यहाँ 5 गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया आपको। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं कुछ और प्रोनाउन, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या करते हैं हम? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा हुआ था। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आपने पढ़ा था ए एन द। क्या पढ़ा हुआ था? ए एन और द पढ़ा हुआ था, सॉरी ए एन पढ़ा हुआ था। ए एन द आर्टिकल्स थे, उसमें से इंडेफिनिट आर्टिकल जो था वो ए एन था। क्या था? ए एन था। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो निश्चित नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? जो निश्चित नहीं होते हैं, जिनका किसी एक निश्चित व्यक्ति या ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम एग्जांपल्स भी हमने ले लिया था। अगला हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सॉरी, क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर आता है। क्या आता है? ईच, एवरीवन, ईच, एवरीवन, और क्या आता है? आइदर और नाइदर आता है। क्या आता है? ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर आता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलग अलग। क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर आता है। तो जैसे एग्जाम्पल यूज किया जाए, जैसे एग्जाम्पल यूज किया जाए, ईच ऑफ देम वॉज बिजी। ईच ऑफ देम वॉज बिजी। अब देखिए, ईच लगाने से, क्या लगाने से आपको देखने में ऐसा लगेगा ईच ऑफ देम, हर कोई बिजी था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहा गया। यही इसकी तो स्पेशलाइजेशन है कि ईच होने के बावजूद भी ईच ऑफ देम वॉज बिजी, हर कोई, ईच ऑफ देम, एवरीवन ऑफ देम वॉज बिजी। अगर हम इसको सेंटेंस को ऐसे लिख दें, एवरीवन ऑफ देम वॉज बिजी, एवरीवन ऑफ देम वॉज बिजी, एवरीवन ऑफ देम वॉज बिजी। अब देखिएगा, यहां पर वॉज का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? वॉज का, वर का यूज नहीं किया गया। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, लेकिन ये सिंगुलर सेंटेंसेस बनते हैं। कैसे सेंटेंसेस बनते हैं? सिंगुलर सेंटेंसेस बनते हैं। क्लियर हो गई ये बात? जैसे हमने जब इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा हुआ था, तो उसका एग्जाम्पल, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वहां पे लिखा था हमने, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहां पर जो ऑल था, ये सिंगुलर की तरह यूज किया गया था। किसकी तरह यूज किया गया था? सिंगुलर की तरह यूज किया गया था। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा होता, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आर रेडी, आर रेडी, क्या है? ऑल ऑफ अस आर रेडी। तो अब देखिएगा, यहां पर जो ऑल यूज किया गया है, ये प्यूरल की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? प्यूरल की तरह यूज किया गया है। हाँ, तो ये कंडीशन होती है, और आपको याद भी रखना है। क्या याद रखना है? कि ऑल का यूज
सिंगुलर की तरह भी हो जाता है और ऑल का यूज प्लूरल की तरह भी हो जाता है, लेकिन ये इंडेफिनिट सेंटेंस, इंडेफिनिट प्रोनाउन के सेंटेंसेस हैं, वहां पर हमने नहीं बताया था, इसलिए हमने कंपैरिजन करने के लिए बता दिया कि यहां पर भी आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि ये प्लूरल यूज किया जा रहा है। कैसा यूज किया जा रहा है? प्लूरल यूज किया जा रहा है। ईच ऑफ देम, क्या लिखा हुआ है? ईच ऑफ देम, और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा? वॉज बिजी, ईच ऑफ देम वॉज बिजी। तो ईच ऑफ देम वॉज बिजी ये सिंगुलर यूज हो रहा है, किसकी तरीके से? एवरीवन, आपको लगेगा हर कोई है, बहुत सारे है, यही रूल है, यही पढ़ना है, यही समझना है, ताकि ऐसे जब सेंटेंसेस आए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ताकि जब ऐसे सेंटेंसेस आए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एवरीवन ऑफ देम वाज बिजी, इस तरीके से। तो ये सिंगुलर सेंटेंसेस हैं दोनों, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। तो होपफुली अब आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। प्रोनाउन का हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली सॉल्व करते रहेंगे, हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को रेडी करना है। क्या करना है? 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को रेडी करना है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, एक बार और आखिरी बार, पहली बार और आखिरी बार आप कर लो, ताकि आपको बाद में फिर इंग्लिश कहीं दूसरी जगह ना ढूंढना पड़े। और इससे पहले जो भी आपने पढ़ा है उसको ध्यान मत दो। अब आप एक बार सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कराई जा रही हैं। जैसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हमने स्पेलिंग सीखी, स्पेलिंग के रूल्स क्या होते हैं वो सीखा। फिर हमने वर्ड रूल सीखे, वर्ड फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं, वर्ड कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद हमने वर्ड फॉर्मेशन के बाद हमने सीखा कि किस तरीके से हम सेंटेंस समझना चाहिए, हमें कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हमारी लाइफ में यूज होते हैं। हम जितनी भी ग्रामर पढ़ेंगे उसमें हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको 5 टाइप्स के बताए थे कि वो असर्टिव डिक्लेरेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव होते हैं, और इंपेरेटिव होते हैं, और इंपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए। फिर हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ टेंस क्या है। क्या है? ये रिवीजन बहुत जरूरी है। जो जो चैप्टर्स पीछे हो चुके हैं वो आपके हो जाने चाहिए। सीरियल से देखते चलिएगा, क्योंकि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से रिलेशन है, दूसरे चैप्टर का तीसरे चैप्टर से रिलेशन है। तो अगर आप सीरियल से सारे चैप्टर करते हुए जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर पर्टिकुलरली आपको रेडी करना है, तब तो अच्छी बात है कि अगर आपको पहले से रेडी है तो आप मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो 1 बाय 1 कर लीजिएगा। और जब भी कुछ भी पढ़िएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपने ग्रामर पढ़ी है। तो हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी किए हुए हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद हमने आपको आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल के पहले हमने आपको पंक्चुएशन बता दिया था। देखिए, पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं और पंक्चुएशन में जैसा भी मार्क्स यूज होते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप का यूज होता है, कहीं पे कॉमा लगा होता है, कहीं पे कॉलन लगा होता है, कहीं पे सेमी कॉलन लगा होता है, कहीं पे इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ऑपरेटिव सेंटेंसेस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई जा चुकी हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हमने आपको नाउन डिस्कस किया। नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़े हुए थे। इन सबको ठीक से एक एक करके स्टडी कर लीजिएगा। किस तरीके से हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, उसमें एक टेबल आपको दिया गया है। किस तरीके से हम नाउन में सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बना सकते हैं। कुछ नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय उसका भी टेबल आपको अलग से दिया गया है। कुछ स्पेशल रूल्स हैं उसमें कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया उसमें जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं, जेंडर के जो रूल्स हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन को कैसे चेंज किया जा सकता है, ये भी उसमें रूल्स में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है आपका प्रोनाउन। हमने आपको प्रोनाउन के टाइप्स बताए थे। प्रोनाउन के टाइप्स में से सारे टाइप्स हमने आज डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम सिनोनिम्स के वर्ड्स भी आपको दे दिए गए हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी सीरियल से उसमें आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलता रहेगा, तो ताकि आपका ग्रामर के साथ साथ वोकैब पार्ट भी कंप्लीट होता रहे। तो थैंक यू दोस्तों। अब कोशिश करिएगा आप लोग कि सब कुछ विधिवत तरीके से पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।